नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी को 150 दिन में पढ़ने के लक्ष्य के साथ हम गद्य भाग को पढ़ रहे हैं और गद्य भाग में भी पेपर 2 में जो नाटक खंड है उसके जो नाटक हमारे सिलेबस में उनको पढ़ रहे हैं। तो स्कंदगुप्त हमने पढ़ना शुरू किया था। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर हैं। आप जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं वो पहले वीडियो से देख सकते हैं। आज का जो तीसरा वीडियो है इसमें स्कंदगुप्त के जो शेष टॉपिक रह गए थे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो इसकी अभिनेता से जुड़े हुए टॉपिक्स, भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का समन्वय और पारसी परंपरा का क्या प्रभाव स्कंदगुप्त पर पड़ा है, ये वाले 2-3 टॉपिक्स हमें आज पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, आने वाले टाइम में 2025 का जो पेपर हुआ है मेंस का, उसका डिस्कशन एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके 4-4 5-5 सवाल करके वीडियोस डाले जाएंगे। तो जो बच्चे उसको देखना चाहते हैं तो एक बार आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि जब भी वो वीडियो डलेगा आप उस इंटीमेट हो जाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक फटाफट शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं आज। स्कंदगुप्त की अभिनेता से मतलब ये है कि इसे अगर रंगमंच पर प्रस्तुत करना हो तो रंगमंच पर प्रस्तुत करने में क्या तो इसमें संभावनाएं हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, या कुछ कमियां अगर हैं तो क्या क्या समस्याएं रंगमंच पर आती हैं, ये अभिनेता वाले किसी भी टॉपिक में हम कवर करते हैं। तो देखिए, रंगमंच को लेकर इसमें समस्याएं आती हैं क्योंकि पहली समस्या तो यही है कि इसमें जो दृश्य योजना है वो काफ़ी जटिल है, क्योंकि इसमें दृश्यों की न केवल अधिकता है बल्कि असंबद्धता भी देखने को मिलती है। असंबद्धता क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि एक तो दृश्य ज़्यादा हैं और आपस में दृश्य जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, इसलिए ये समस्याएं इसमें आती हैं। इसमें 5 अंक हैं और 33 दृश्य है, तो 33 दृश्यों को रंगमंच पर प्रस्तुत करना आसान काम नहीं है। ठीक है, हालांकि इस और दूसरा इसमें रीज़न है कि अवान्तर कथाओं की क्या है उपस्थिति होती है, जिससे यह कठिनाई और बढ़ जाती है। कठिन व वर्जित दृश्यों की भी भरमार है, जैसे युद्ध के दृश्य हैं, बांध टूटने का दृश्य, किले टूटने का दृश्य, नदी की बाढ़ का दृश्य। तो ये दृश्य ऐसे दृश्य हैं जो कठिन किस्म के हैं, जिनको रंगमंच पर प्रस्तुत करना आसान नहीं होगा। ठीक है, फिर चरित्रों की भी अधिकता है, 32 पात्र हैं, गीतों की अधिकता है। इसको रंगमंच पर 5 से 6 घंटे में खेला जा सकता है। भाषा भी क्या है, कठिन है। तो रंगमंचीय जो चीज़ें हैं ये इतनी आसान नहीं हैं, लेकिन आधुनिक जो तकनीक है जैसे प्रोजेक्टर, फोकसिंग लाइट, ये सब अगर उपयोग में ले आया जाए तो इसके रंगमंच को सफल बनाया जा सकता है। और एक और चीज़ आप कह सकते हैं कि अगर निर्देशक जो है, डायरेक्टर जो है, वो नाटक की आत्मा से खिलवाड़ न करते हुए गीतों को काट छांट करके, कठिन संवादों को सरल करके अगर इसको रंगमंच पर प्रस्तुत करे तो इसमें प्रबल संभावनाएं देखने को मिलती हैं। देखिए, रंगमंचीयता, ये तो समस्याएं हमने बताई। अगर इसके पहले अगर आपको मान लीजिए प्रश्न के रूप में आता है तो 1-2 चीज़ आपको इसमें पहले जोड़नी होंगी। क्या? एक तो प्रसाद का रंगमंच को लेकर जो विचार था, उन्होंने ये कहा था कि रंगमंच के लिए नाटक नहीं लिख रहा हूँ, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए। ठीक है ना, रंगमंच के लिए नाटक होने का मतलब ये है कि नाटक पहले लिखा जाएगा, अपने स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा, और नाटक की विशेषताएं ऐसी होंगी जो नाटक के लिए आवश्यक होंगी, ना कि नाटक की विशेषताएं ऐसी होंगी जो रंगमंच के लिए होंगी। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नाटक स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा और फिर उसमें रंगमंचीय संभावनाओं को तलाशा जाएगा। तो ये उनका विचार लिखना इसमें जरूरी है ना। तो क्योंकि उनका ये विचार था, उसके पृष्ठभूमि में ही स्कंदगुप्त को देखा जाना चाहिए कि उन्होंने रंगमंच के लिए स्कंदगुप्त की रचना नहीं की है। ठीक है, उनका स्पष्ट कहना था, मैं कथन बताता हूँ आपको, कि प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अलावा नाटकों के लिए रंगमंच होना चाहिए। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में ये भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं, ये गलत थॉट है। ठीक है, प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो जो भी व्यवहारिक हो। तो ये थॉट प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। अगला जो टॉपिक है वह है कि
जो आपका भारत दुर्दशा के साथ इसकी अभिनेता का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो कैसा है कि भारत दुर्दशा तथा स्कंदगुप्त की अभिनेता में अंतर देख लीजिए या तुलना अगर हम करनी हो तो मैंने टेबल फॉर्मेट में ये बना दिया है। सबसे पहले रंगमंचीय दृष्टिकोण देखिए, भारत दुर्दशा किसका? भारतेंदु का, जो रंगमंच पर विश्वास रखते थे कि नाटकों के लिए रंगमंच होना चाहिए या रंगमंच नाटक के लिए होना चाहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो रंगमंचीय दृष्टिकोण क्या है? इन्होंने जो नाटक की रचना की वो रचना की लोक से संवाद करने के लिए, जनता से संवाद करने के लिए, आम आदमी से जुड़ने के लिए, वो भी जनता कौन सी? निरक्षर जनता को जागृत करने के लिए। जबकि स्कंदगुप्त या प्रसाद जी का जो उद्देश्य है वो है साहित्यिक उद्देश्य है, वह साहित्यिक उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है सुरुचि संपन्न सामाजिक लोग, जो एलीट क्लास जिसको हम बोलते हैं, उनको टारगेट करें। तो दोनों के थॉट प्रोसेस में अंतर है। दृश्य योजना, अब भी हमने स्कंदगुप्त का देखा कि 33 दृश्य हैं, कठिन दृश्य भी हैं, वर्जित दृश्य भी हैं। तो ऐसा ही कठिन दृश्यों की उपस्थिति है और असंबद्ध है तो बिखराव भी नजर आता है, इसलिए रंगमंचीय दृष्टि से चुनौती प्रस्तुत करता है कौन? स्कंदगुप्त। लेकिन ये समस्या भारत दुर्दशा में नहीं है, इसमें 6 ही अंक हैं और 6 ही दृश्य हैं और वो भी परस्पर क्या है? संबद्ध है, इसलिए मंचन करना आसान है। कथाओं की अगर बात करें तो हम नाटकों में 2 तरह की कथाएं होती है, एक आधिकारिक कथा होती है, मुख्य कथा होती है, और उसके साथ में प्रासंगिक कथाएं, अवान्तर कथाएं चलती रहती हैं। तो भारत दुर्दशा के केस में एक ही कथा है जो आधिकारिक कथा है, कोई अवान्तर या प्रासंगिक कथा नहीं है। जबकि स्कंदगुप्त में अवान्तर कथाएं हैं और वो भी संबद्धता नहीं है, इसलिए मूल जो आधिकारिक कथा है उसमें व्यवधान पैदा करती है, ठीक है। चरित्र योजना की अगर हम बात करें तो चरित्रों की संख्या दोनों नाटकों में अधिक है, लेकिन जो संबंध निर्वाह है, संबंध निर्वाह का मतलब होता है कि चरित्रों के बीच में उनको आनुपातिक महत्व दिया गया है कि नहीं दिया गया। जो चरित्र मुख्य हैं उनको ज़्यादा समय दिया जाना, जो चरित्र गौण किस्म के उनको ना समय दिया जाना या बहुत कम समय दिया जाना, ऐसा कुछ जो होता है वो चरित्र योजना की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो जो भारत दुर्दशा है उसमें चरित्र भले ही संख्या अधिक हो लेकिन आनुपातिक रूप से महत्व दिया गया है और इसमें संख्या अधिक है, महत्व सही मात्रा में इसमें संबंध निर्वाह नहीं हुआ है, इसलिए चरित्र योजना कठिन नजर आती है मंच दृष्टि से। गीत, दोनों में गीतों की अधिकता है, इसमें मनोरंजक परक गीत हैं भारत दुर्दशा में, तो वहीं स्कंदगुप्त में साहित्यिक किस्म के गीत हैं तो जो बाधा उत्पन्न करते हैं। भाषा भारत दुर्दशा की एकदम सरल भाषा है, जबकि यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस मैंने अभी बताया एलिट क्लास से शिक्षित लोग हैं तो तत्समी प्रधान भाषा देखने को मिलती है। मंचन का जो समय है 1 घंटे में भारत दुर्दशा को खेला जा सकता है, जबकि स्कंदगुप्त को 5 से 6 घंटे में खेला जा सकेगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों में तुलना करें तो मंचीय दृष्टि से भारत दुर्दशा ज़्यादा सफल प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ दोनों की तुलना। अगला जो टॉपिक है वो है स्कंदगुप्त में भारतीय व पाश्चात्य सिद्धांतों का समन्वय, जो प्रसाद जी ने करने की कोशिश की है वो समन्वय हम देखते हैं। देखिए, ये जो समन्वय इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है वो चरित्रों के स्तर पर भी है, उद्देश्य के स्तर पर भी है, देशकाल के स्तर पर, रंगमंचीय संकेत के स्तर पर, सभी स्तरों पर इन्होंने समन्वय की कोशिश की है। मोटा मोटा ये समझिए, भारतीय जो नाट्य परंपरा है, भारतीय जो सिद्धांत है वो सुखांत सिद्धांत है, ठीक है ना, और जो पाश्चात्य है वो दुखांत परंपरा है। विरेचन मूलक प्रभाव तक नाटक को लेके जाना चाहिए, ये पाश्चात्य सिद्धांत कहता है, ठीक है। तो अब देखिए, भारतीय जो नाटक का जो चरित्र होगा वो कैसा होगा? धीरोदात्त होगा, धीरोदात्त होगा, जो नैतिक जो ये कहिए कि आदर्शवादी चरित्र होगा, और अंत में क्या होगा? फलागम की प्राप्ति करेगा और फल को भोगेगा भी, ठीक है। जबकि जो पाश्चात्य जो नाटक परंपरा है उसमें भी क्या होगा? नैतिक होगा, अति नैतिक होगा नायक, और वो अति नैतिकता में क्या करेगा? हेमर्शिया करेगा। तो वो वाली जो चेन है जो लास्ट तक उसको विरेचन मूलक प्रभाव तक ले जाती है, जो मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ, उसको ध्यान में रखिए। तो जो नायक के मन में क्या होगा? आत्मसंघर्ष भी होगा। तो प्रसाद जी ने दोनों का समन्वय करते हुए नायक के जो आत्मसंघर्ष है उसको दर्शाया है। उन्होंने विदूषक परंपरा, जो भारतीय परंपरा है, विदूषक होता है जो कहानी को आगे बढ़ाने में बीच बीच में अपने संवाद डालता है। तो मृदुगल, जो स्कंदगुप्त में मृदुगल पात्र है वो विदूषक की भूमिका में ही है।
और अंतः संघर्ष जो दिखाया है वो वैचित्र्यवाद के रूप में दिखाया है, जो पाश्चात्य परंपरा का तत्व है। और चरित्रों के स्तर पर भी भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छंदतावाद को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिकता को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने आत्मसंघर्ष को दर्शाया है। तो ये तो विशेषताएं हुई दोनों का समन्वय चरित्रों के स्तर पर। उद्देश्य सुखांत, दुखांत, और हमने पढ़ा था प्रसादांत, जो क्या है मिश्रांत। तो इसलिए प्रसादांत देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी समन्वय देखने को मिलता है। देश काल की बात करें तो भारतीय जो नाटक परंपरा है उसमें नाटकों में देश काल पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रसाद जी ने काल विशद चित्रण दिया है, जो पाश्चात्य परंपरा का प्रभाव कहा जा सकता है। भारतीय रंगमंचीय परंपरा में संकेत ना के बराबर होते हैं या दिए ही नहीं जाते, लेकिन प्रसाद जी ने पाश्चात्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए संवाद में ही संकेत देने का प्रयास किया है। इसका उदाहरण है रात्रि का द्वितीय पहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भट्टार के आने का समय नहीं हुआ है। तो ये जो संकेत दिया है रात्रि का द्वितीय पहर व्यतीत हो रहा है, ये संकेत संवादों के माध्यम से प्रसाद जी ने दिए हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो दोनों जो परंपराएं हैं उनके समन्वय के तत्व स्कंदगुप्त में देखने को मिलते हैं। अगला आखिरी टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक, पारसी रंगमंच परंपरा का क्या प्रभाव है। तो पारसी जो रंगमंच परंपरा है वो रंगमंच विधान जो है उसका वो पर्दे पर आधारित है, और स्कंदगुप्त पर भी वो प्रभाव देखने को मिलता है। दृश्यांतर, दृश्यों की भरमार, शिथिल वस्तु विन्यास, चमत्कार पूर्ण पद, ये सब जो चीज़ें जो स्कंदगुप्त में देखने को मिलती हैं ये पारसी प्रभाव के तहत ही आई हैं। पारसी रंगमंच में आकर्षक चमत्कार पैदा कर देना उद्देश्य होता है मंच पर। ऐसे ही दृश्य योजना स्कंदगुप्त में भी लिखी है। उदाहरण है शिप्रा तट पर बांध टूटने की घटना है। ये बांध टूटने की घटना, इसको ठीक कर लीजिए, बांध टूटने की घटना, ठीक है ना। तो ये बांध टूटने की घटना इन्होंने दर्शाई है, ठीक है। रोमांचक दृश्य रखे हैं, जैसे षड्यंत्र, हत्या होता है, आत्महत्या, विजय के आदमी, ऐसे मतलब रोमांचक दृश्य इन्होंने रखे हैं। चरित्रों में असाधारण परिवर्तन आता है, भट्टाक जैसे चरित्र में परिवर्तन आता है, डाकू, वैश्या, देशद्रोही जैसे जो चरित्र हैं उनका व्यक्तित्वांतरण होता है और चरित्रों में असाधारण परिवर्तन आते हैं, ठीक है। गीत योजना, गीत काफ़ी हैं स्कंदगुप्त में, साहित्यिक गीत अभी हमने बात की, लेकिन ये जो गीत हैं ये पारसी रंगमंच परंपरा से ही प्रभावित हैं। तो ये 5-6 तत्व हैं जो पारसी रंगमंच परंपरा के प्रभाव से देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इन पर ध्यान रखेंगे आप, और इनके अगर प्रश्न आता है पाश्चात्य परंपरा तो इन तत्वों को भी आप लिखेंगे। तो ये सारे टॉपिक से जल्दी में हमने देखा, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, पढ़ाने का वीडियो नहीं है। पढ़ेंगे आप खुद, केवल रिवीजन, चीज़ों को केवल अपने माइंड में सुपरफिशियल लेवल पर लाने के लिए, इसलिए इन टॉपिक्स को कवर आपको कराया गया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगला आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो हम कल शुरू करेंगे, और 2 दिन में आषाढ़ का नाटक पढ़कर इस नाटक जो पार्ट है इससे आगे बढ़ते हुए हम निबंध आलोचना वाले पार्ट में मूव करेंगे, ठीक है। तो जो विद्यार्थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2025 के सॉल्यूशंस के साथ जुड़ना चाहता है, सब्सक्राइब कर ले। आने वाले टाइम में छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में उनके उत्तर भी डाले जाएंगे, और जो मॉडल आंसर है वो टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध होंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।